कस्टमर्स या जो भी है, जो एंड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, राइट। कंज्यूमर्स मतलब जो भी प्रोडक्ट है, जो एंड कंज्यूमर, जो एंड यूजर है, एंड यूजर को आप कंज्यूमर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? दीक्षा, एंड यूजर को कंज्यूमर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। हाँ, अभी जैसे होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आपको बेचा, तो रिटेलर कंज्यूमर हुआ क्या? नो सर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने चीज को नो सर। सर उसने नहीं कंज्यूम किया है क्योंकि कंज्यूम नहीं किया, एग्जैक्टली। तो जब अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन की या सिर्फ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो अपन किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिसने प्रोडक्ट कंज्यूम किया है या करने वाला है, राइट? समझ में आया? यस सर। यस सर। छोटी सी केस स्टडी है, ये केस स्टडी एक बार जस्ट रीड करो। सबको दिख रहा है? सर कोका कोला वाली? कोको कोला वाली नहीं, ये सामने कंज्यूमर फोरम की नई वाली है। कोको कोला पुरानी बुक्स में हुआ करती थी, ये शायद उन्होंने नई वाली डाली है। पढ़ो कोको कोला। नहीं सर, मेरी नई बुक है, उसमें भी कोका कोला ही है। चलो ये वाली पढ़ लो, सामने जो है कोको कोला वाली तो नागपुर बेस्ड ही है, शंकर नगर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबको स्टोरी? यस सर। पढ़ो, 2 मिनट देता हूँ। ये आपकी केस स्टडी आ सकती है आपको एग्जाम में। ये केस स्टडी पढ़ो और मुझे कौन बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पे एक्चुअली गड़बड़ क्या हुई थी? कौन बताएगा? दीक्षा हुआ बेटा? सौम्या? नहीं सर, 1 मिनट। सौम्या मोदी आवाज आ रही है? यस सर। स्टोरी पढ़ लिया बेटा? नहीं सर। पढ़ो फटाफट। देवांश पढ़ा? पढ़ रहा हूँ सर। आपको इसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कस्टमर है कि कस्टमर नहीं है। तो ध्यान से पढ़ो, 3 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, टाइम्स अप। महक मोदी आवाज आ रही बेटा? यस सर। बताओ मुझे क्या हुआ है, केस क्या हुआ है आपके हिसाब से? आपको जितना कच्चा पक्का समझा सब समझाओ। सर एकदम थोड़ा सा समझा। बताओ ना क्या हुआ। सर एटीएम वो बैंक मतलब वो सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं करती थी। नहीं, ये जो केस स्टडी है, सब ध्यान से सुनेंगे। ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी क्या डील कर रही है? कंज्यूमर। किस चीज का कंज्यूमर? सर्विस का कंज्यूमर। अब तक अपन लोग क्या देखते आए थे? अब तक अपन लोग ये देखते आए थे कि भाई क्या हो रहा है,
प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट खराब निकला, तो अपन ने कंज्यूमर कोर्ट में बोल दिया कि भाई मैं कंज्यूमर हूं, इसने मुझे खराब प्रोडक्ट दिया तो मुझे पूरा हर्जाना चाहिए, आई वांट द रिफंड, या मुझे डैमेज कंट्रोल चार्जेस पे किए जाए, राइट? अब तक आपको यही लगता था? हाँ ना बोलेंगे सब? दीक्षा? यस सर, यही लगता था। यही लगता था, लेकिन यहाँ पे आप चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे डिफरेंट है, ऑल टुगेदर थिंग इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है, वो बंदा गया है एटीएम में, एटीएम में जब वो गया तो एटीएम ने, उसने अपना एटीएम कार्ड डाल के जब पैसे निकालने चाहे, ठीक है, जब उसने पैसे निकालने चाहे तो बैंक के सर्वर पे क्या आया, वहां पे एटीएम के सर्वर पे आया कि कैश इनसफिशिएंट या इनसफिशिएंट कैश है। अगर आपके साथ ऐसा रेगुलर लाइफ में हुआ तो आप क्या करोगे देवांश? कंप्लेंट आप करोगे कंप्लेन? मे बी। आपने गए एटीएम में, गए एटीएम में कैश डाला, और एटीएम में कैश डालने के बाद आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप चुपचाप निकलोगे नहीं वहां से? तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपके अकाउंट से निकले नहीं, आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ पैसा, आपके अकाउंट से पैसा गया नहीं, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है, अपन दूसरे एटीएम में चले जाते, राइट? जाते कि नहीं जाते? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये भाई तो साहब थे वो थे लॉयर। उन्होंने गए एटीएम में वो गए, उन्होंने जब कार्ड स्वाइप किया तो उनको स्क्रीन पे आया कि सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है। फिर कुछ दिन बाद वो वापस गए एटीएम में, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूसली 3 डेट्स में गए, हमेशा क्या आया कि भाई हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, राइट? अब क्या हुआ, इसने कंज्यूमर फोरम में केस डाल दिया कि भाई बैंक ने मुझे सर्विस अच्छी नहीं दी। कंज्यूमर फोरम में क्यों डाला? क्योंकि बैंक का ये कस्टमर है, और जब कस्टमर है तो सर्विस अच्छी मिलना, उस देना बैंक की जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ ना बोलेंगे सब? हाँ ना बोलेंगे सब? ऐसा। जब मैं बैंक जा रहा हूं और बैंक मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो एज अ कंज्यूमर ऑफ सर्विस, क्या मेरा ये हक नहीं है कि मुझे क्वालिटी सर्विसेज मिले? मिले कि नहीं मिले? बच्चों बोलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। मिले। मिले, एग्जैक्टली ये आपका राइट है। तो इसने क्या किया, ये गया कंज्यूमर फोरम के पास, और कंज्यूमर फोरम को बोला कि भाई मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, मैं 3 बार गया, 3 बार उसने मुझे बोला कि सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है। तो उसने ये केस डाला कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले बैंक के लॉयर ने क्या बोला कि भाई ये तो एटीएम गया, और एटीएम से हमारे पास आया, एटीएम गया, एटीएम से कैश निकालने की कोशिश की, तो एटीएम तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो ये हमारा कस्टमर नहीं हुआ, डायरेक्ट कस्टमर नहीं। हमारा डायरेक्ट कस्टमर हमारे कौन है? जिसने बकाया हमारे अकाउंट, बैंक में अकाउंट बनाया है, उसी को हम कस्टमर मानेंगे। तो कंज्यूमर कोर्ट ने क्या बोला, आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो तो एटीएम के चार्जेस लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगता है कि नहीं लगता है? आपने किसी ने पासबुक देखी अपनी? एटीएम का चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो आप जब किसी चीज के पैसे ले रहे हो तो आपने उसको अपना कस्टमर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? बच्चों रिस्पॉन्ड। बनाया। एग्जैक्टली तो जब आपने सामने वाले बंदे को कस्टमर बनाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोर्ट ने बोला कि आपने जो ये चीज बोली है कि ये हमारा डायरेक्ट कस्टमर नहीं है, आपने ये चीज गलत बोली है, क्योंकि आप उससे पैसे ले रहे हो और उससे एटीएम के चार्जेस ले रहे हो, तो ये आपका कस्टमर तो बन गया है। एंड सेकेंडली, क्योंकि आपके पास 3-4 बार ये गया है बंदा और इसको कैश नहीं मिल पा रही है, तो आपने अपनी सर्विस में डेफिशिएंसी दी है, मतलब आपने अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है। तो आपने जब क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो उस वजह से आपके कस्टमर को मेंटल हैरेसमेंट हुई, तो आपको ये पैसे, उसको ये रिफंड करना है, उसको डैमेज कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
तो फोरम ने बैंक को बोला कि इस तरह का मेंटल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए बैंक को 1500 रुपए तो मेंटल हैरेसमेंट के एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कंप्लेनेंट को, और 1000 रुपए आपके 1000 रुपए जुडिशियल एक्सपेंस, जो भाई मैंने लॉयर किया या मैंने केस फाइल किया उसमें जो मेरे को पैसे लगते हैं, वो 1000 रुपए भी मेरे को आप पे करेंगे कस्टमर को। समझ में आया सबको? दीक्षा समझ में आया बेटा? यस सर। सौम्या समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का आएगा बच्चों इसमें, कि आपको एक ऐसा सिमिलर केस स्टडी दे देंगे और आपको पहले लिखेगा कि बैंक ने ऐसा बोला है कि ये हमारा कस्टमर नहीं है, क्या बैंक सही है? तो आप क्या बोलोगे? बैंक सही नहीं है क्योंकि बैंक एटीएम के चार्जेस अलग से लेता है, तो ये बैंक का कस्टमर हो गया, राइट। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भाई कंप्लेंट एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी और क्यों होगी, तो आपको ये भी लिखना है। तो ये एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ वर्ड कस्टमर, जो वर्ड कंज्यूमर होता है, उस पॉइंट पे फोकस करके आप लोगों से इस पे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और एक केस स्टडी है आपके रिस्पेक्टिव बुक्स में होगी, वो कोको कोला वाली। वो कोको कोला वाली मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बंदा है, नागपुर की रेडिट स्टोरी है वो, कि एक बंदे ने कोको कोला कोई रिटेल शॉप से ली, उसके कोको कोला में क्या निकला, कुछ रस्ट खाए हुए मेटल्स निकले, राइट दीक्षा? ऐसा ही कुछ है उसमें। यस सर, सिमिलर ही है। ऐसा ही कुछ है कि उसमें कुछ उसको ऐसे निकले, तो उसने कंज्यूमर को फोरम में जाके बोला कि भाई इन्होंने जो प्रोडक्ट बेचा है वो कंज्यूमेबल नहीं है, उसके अंदर रस्ट खाए हुए कुछ लोहे के कुछ पार्टिकल्स है, तो मुझे आप रिफंड करो, मेरे को डैमेजेस पे करो। तो कितने का फाइन लगाया था? 1 लाख रुपए का। हाँ सर, एक्चुअली उसमें इम्प्योरिटीज निकली थी और हाँ 1 लाख का डैमेज। तो इतना कंज्यूमर फोरम ने लगाया था। तो सर वाई आर वी स्टडिंग दिस इन बिजनेस स्टडीज? अपन बिजनेस स्टडीज में क्यों पढ़ रहे हैं, या अपन पढ़ी क्यों रहे फॉर दैट मैटर? तो आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, मैंने सबसे पहले देवांश से ये पूछा था कि आपके साथ बैंक में ऐसा होगा कि आपको बैंक बताएगा कि भाई नो फंड्स अवेलेबल, तो आप क्या करोगे? जनरली आप क्या, मैं भी, मेरे को ऐसा दिखता है नो फंड्स अवेलेबल, तो मेरे को नहीं सोचता कि मैं कंज्यूमर फोरम में आके कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन करूंगा बैंक को कि बैंक ने मेरे को डेफिशिएंसी इन सर्विस प्रोवाइड किया, मैं छोड़ के दूसरे वाले एटीएम में चला जाऊंगा, राइट। लेकिन आपको भी नहीं मालूम, आपके पास कुछ ऐसे राइट्स है, आपके पास कुछ ऐसे हक है जिसके तहत आप सामने वाले से डैमेजेस ले सकते हो फॉर द मेंटल हैरेसमेंट। सर मैं एटीएम गया, पैसे निकालने को गया, पैसे नहीं मिले, मेरे को तो कोई मेंटल हैरेसमेंट नहीं हुई। द प्रॉब्लम इज अपन लोगों को इतनी आदत हो गई है कि ये सारी चीजें अपने साथ होती भी है तो अपने को कोई मेंटल इश्यूज या मेंटल प्रॉब्लम या अपने को हैरेसमेंट या अपने को टेंशन या अपने को इरिटेट नहीं होता है। अपन ने इस तरह की डेफिशिएंसी इन सर्विस को सो मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ बना लिया है कि अपने को लगता ही नहीं है कि अपने साथ चीटिंग हो रही है, अपने साथ गलत हो रहा है, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, अपने के साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, राइट। तो ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का कारण ही यही है कि आपको बताया जाए कि आप लोगों के पास बहुत सारे राइट्स है एज अ कंज्यूमर, और एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर, सामने वाले को भी सतर्क रहना चाहिए कि भाई मैं ऐसा ही कोई प्रोडक्ट किसी को नहीं चिपका सकता, वो एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वालिटी में या एक पर्टिकुलर चीज जो उसमें होनी चाहिए वो उसमें रहेगी, तभी मैं सेफ रहूंगा, नहीं तो कस्टमर भी मेरे पास जाके या कस्टमर भी जाके मेरी कंप्लेन कर सकता है। A consumer is said to be king in a free market economy. The earlier approach of caveat emptor, which means let the buyer beware, has now been changed to caveat venditor, let the seller beware. सेलर को सतर्क रहना है और उसको ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं बेचना है। However, with growing competition and in attempt to increase their sales and market shares, manufacturers and service providers may be tempted to engage in unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective, unsafe products, adulteration, false and misleading advertisement, hoarding, black marketing, etc. This means that a consumer might be exposed to risk due to such unsafe products, might suffer from bad health due to unadulterated food products, and might be cheated because of misleading advertisement. अब क्या होता है
आपको मालूम है, आप लोग जब वो देखते हो लाइफ बॉय साबुन की ऐड देखते हो या कुछ क्लीनर्स की ऐड देखते हो तो कितने परसेंट कीटाणु से सुरक्षा बताते हैं? कौन बता पाएगा मुझे? दीक्षा, कितने परसेंट सुरक्षा बताते हैं कीटाणुओं तो से? 99.9 एग्जैक्ट 99.9 वो 100% नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कितना ही कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। 8% का गलत। एग्जैक्टली पॉइंट Sir, this is a trick of, manipulating things, hiding the truth. एग्जैक्टली क्योंकि अगर वो 100% गए और किसी सरफिरे का अगर वो हो गया, उसने फटाफट पूरा एनालाइज कर लिया, रिसर्च कर ली कि भाई नहीं नहीं 99 उससे पूरे 100% कीटाणु नहीं मर रहे हैं और उसने क्लेम कर दिया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या बाकी एक्ट के तहत उसके अंदर कार्यवाही भी हो सकती है। सॉरी। तो कहने का मतलब है कि आप लोग अभी ऐसे ही लूट नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको कंज्यूमर को बेसिक डिटेल्स ही बतानी है या बेसिक चीजें भी आपको कंज्यूमर के साथ शेयर करनी है और आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? समझ में आया? यहां तक बेसिक समझ में आया सबको? किसी को ये डाउट तो नहीं है सर ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? ओके चलो अब अपन लोग पढ़ेंगे लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में कौन से एक्ट के तहत दी गई है। The Indian legal framework consists of number of regulations which provide protection to consumers. As per Right to Information Act 2005, Section 4, all the relevant information is required to be made available to all citizens of the country. Other regulations are as under. आप लोगों ने देखा होगा आपके खाने पीने की कुछ भी प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर सारी के सारी चीजें लिखी होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं सारे के सारे, इसके अंदर क्या क्या है, राइट? किसी ने नोटिस किया? यस सर। दो आप लोग उसको पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हो, लेकिन आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैंडेट करता है कि भाई कितना ही हो जाए आपको क्या करना है, आपको ये डिटेल देनी है कि भाई अगर कोई सिटीजन चाहे कि वो देखे कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं तो उसके पास एवरी टाइम होना चाहिए कि मेरे पेट में जा क्या रहा है, मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं। तो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में ऐसा प्रावधान या ऐसा प्रोविजन किया गया है। और कौन सी एक्ट है जो कंज्यूमर के लिए बनी हुई है? सबसे पहला एक्ट है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. द एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट क्या क्या? देखो, डिफेक्टिव गुड्स, deficient services, unfair trade practices and other form of exploitation. अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपको लिखना रहेगा जब आप हेडिंग लिखोगे उसके अंदर ये चीज आपको लिखना है कि ये एक्ट क्या क्या करती है। ये एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है कि डिफेक्टिव गुड्स के अगेंस्ट, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट किसको प्रोटेक्ट करना? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। तो आप लोग इसको ऑनलाइन करेंगे। द एक्ट also provides for setting up of a 3-tier machinery consisting of district forum, state forums and national commission. It is also provide formation of consumer protection councils in every district and every state at apex and at apex level. मतलब आप लोगों के जैसे कोर्ट नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए, हाई कोर्ट स्टेट के लिए एंड सुप्रीम कोर्ट नेशन के लिए। सुना है आप लोगों ने ये चीजें? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ ना बोलेंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम रहेंगे कंज्यूमर्स के लिए, स्टेट कमीशन रहेगा कंज्यूमर के लिए अलग से और नेशनल कमीशन कंज्यूमर्स का अलग से रहेगा। इसका काम ही यही रहेगा कि कंज्यूमर के रिड्रेसल को, कंज्यूमर रिड्रेसल करना, कंज्यूमर्स की तकलीफों को, दुखों को समझ के आगे रिस्पेक्टिव सेलर के अगेंस्ट कार्यवाही करना या एक्शन लेना। सेकेंड एक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कितने लोगों को पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कितने लोगों ने सुना है? लीगल स्टडीज वाले बच्चों को तो पता ही होगा, जो लीगल वाला नहीं है उसको नहीं पता होगा। इनफैक्ट लीगल वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये मैं आपको बताता हूं। ये एक्ट मतलब क्या है? इस एक्ट का मतलब है ये आपके इंडिया की पेरेंट एक्ट है। मतलब कोई भी जब भी आप लॉ पढ़ने जाओगे या कॉमर्स में भी बेसिक लॉ पढ़ोगे तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना ही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं कि दो पार्टीज जब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट में आना मतलब क्या हुआ? सपोज दीक्षा एक सेलर है, ठीक है, और मैं एक बायर हूं। मैं दीक्षा के पास गया राशन लेने के लिए,
ठीक है, मैंने बोला दीक्षा क्या आपके पास आटा, गेहूं, चावल, दाल है? दीक्षा ने बोला हाँ है। तो मैंने दीक्षा को बोला दीक्षा आप मुझे दे दो। तो दीक्षा ने मुझे ये सारी की सारी चीजें दी और बदले में मैंने दीक्षा को क्या किया, बदले मैंने दीक्षा को पेमेंट कर दिया। तो ये जो चीज है ना कि मैंने दीक्षा के पास गया, पूछा, दीक्षा ने बोला है और हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करने के लिए अग्री कर लिया। हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करने के लिए अग्री कर लिया, तो हम लोग क्या आ गए, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट था? एक तरीके से रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक तरीके से ओरल कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट दीक्षा ने मुझे गुड्स बेचने को अग्री किया और मैंने दीक्षा को गुड्स के बदले पैसे देने के लिए अग्री किया। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसी तरह के जब अपन लोग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जब किसी स्पेसिफिक एक्ट से गवर्न नहीं होते, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट एक्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसा आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो बायर्स ऑफ गुड होते हैं, ठीक है, और वो जब कुछ खरीदते हैं, वो गुड्स उनके मयार में या उनके हिसाब से उस क्वालिटी के नहीं होते जिसके होने चाहिए, तो ये एक्ट के अंडर आपको सिक्योरिटी या सेफ्टी मिल सकती है। थर्ड एक्ट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये एक्ट क्या एम करता है, अंडरलाइन करेंगे, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, एसेंशियल कमोडिटीज। इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। एसेंशियल कमोडिटीज वर्ड आएगा, चेकिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन देयर प्राइसेस एंड इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ये एक्ट सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज के लिए बनाया था, जिस के लिए उनका आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सको, वो ज्यादा इन्फ्लेशन में नहीं आ जाए, सबके पास अवेलेबल रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ये इंश्योर करने के लिए ये एक्ट 1955 में पास करी थी। नेक्स्ट एक्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट। एज द नेम सजेस्ट, ये आपके एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड है, ठीक है, और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स दोनों। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट करती है, कंडीशन स्टिपुलेट करती है which govern the standards and lays down the procedure for grading, marking and packing of agricultural produce, कि आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस तरह से ग्रेड करना है, कौन सी क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का ग्रेन है कि लो क्वालिटी का ग्रेन है, मार्क करके और उसको सेपरेट पैकेजिंग करना, इस एक्ट के अंदर पूरा प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस है। और जो क्वालिटी प्रोडक्ट रहते हैं उसके अंदर ये एगमार्क आता है। एगमार्क अंडरलाइन करेंगे आप लोग, जब भी आप ये एक्ट के बारे में लिखोगे तो आपको एगमार्क लिखना जरूरी है, विच इज एक्रोनिम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एजी मतलब एग्रीकल्चर, मार्क मतलब मार्केटिंग का, MARK, मार्केटिंग। अंडरस्टूड? सबको समझा? यस सर। नेक्स्ट एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्टरेशन एक्ट। मतलब आपको खाने के अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक्ट पास किया गया है। तो एक्ट के नाम से आपको उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा और उससे ज्यादा अपने को लिखना नहीं है। तीसरा है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, कि भाई आपको मालूम है पहले कितने लोग पत्थर से नापते हैं, भाई हाँ आधा किलो होगा, 10 किलो होगा। कितने लोग सब्जी लेने गए, उन्होंने देखा है काकी सब्जी वाले पत्थरों से नापते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? सर आज भी वही होता है। आज भी वही होता है बेटा, लेकिन अपन उनके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। वो पहले इतने गरीब लोग हैं, कहाँ वो ISI मार्क वाले वेट्स एंड मेजर्स अफोर्ड करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ग्लैड कि तुम, मेरे को लगा कि तुम में से किसी को पता ही नहीं कि तुम लोग कभी गए हो कि नहीं गए हो। मैं वो वंडर कर रहा था कि किसने देखा है क्या सब्जी मार्केट जाके। अच्छा लगा, एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो निकला। तो ये हाँ अब आया सब जाते जाते। तो ये एक्ट भी क्या बोलती है, ये एक्ट भी बोलती है दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ दोज गुड व्हिच आर सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट वेट, मेजर एंड नंबर। भाई यदि मैं 1 किलो कुछ बोल के बेच रहा हूँ तो वाकई वो 1 किलो है कि नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो किसमें सेट हुए हुए? स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क एक्ट, कि भाई मैंने कोई चीज कराई, उसको मैंने ट्रेडमार्क बना लिया, उसके बाद कोई मेरे प्रोडक्ट को फ्रॉडुलेंटली कॉपी करके बेच नहीं सकता। ये कंज्यूमर को इस तरह के जो डुप्लीकेट और फेक और चाइना प्रोडक्ट्स होते हैं उससे बचाने के लिए होता है। तो सर फिर भी तो चाइना प्रोडक्ट अवेलेबल क्यों है मार्केट में? क्योंकि सारे प्रोडक्ट अपने अभी तक ट्रेडमार्क नहीं हुए हैं। अंडरस्टूड? सर ये ईयर्स भी लर्न करना जरूरी है। हाँ, जब अपन एक्ट लिखते हैं, whenever you are quoting acts, तो आपको ये ईयर कोट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भाई इस बंदे को प्रोटेक्शन चाहिए इस पर्टिकुलर चीज से, तो इसके कौन सी एक्ट के अंदर रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल चॉइस या
केस स्टडी आएगा ना कि कौन सा एक्ट है, क्या बोलता है। देखो ये चैप्टर और इसके पहले वाला चैप्टर मतलब मार्केटिंग मिला के 15 मार्क्स का है, राइट। तो मार्केटिंग से 6 मार्क का आएगा, तो इससे 6 मार्क के आने के चांसेस कम है। 5 मार्क का भी 5+1 आएगा या 4+2 आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा इससे, ठीक है। ओके, +1+1 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मैक्सिमम मैं इससे 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। 6 मार्क्स का जनरली मैं इस चैप्टर से एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों को ये 6 एक्ट्स तो याद रख लो, और कभी कभार क्या होता है आपको केस स्टडी पूछ ली, इनमें से कोई एक्ट के ऑब्जेक्टिव उठा के केस स्टडी बना दी और आपको पूछेगा कि आपको रिलीफ कौन सी एक्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आपको 4 एक्ट के नाम दिए रहेंगे, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पास करने के पीछे। आधा तो आपको नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, लेकिन जो नहीं समझ में आया तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक वर्ड्स को ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, the Competition Act, as the name suggests, the act has repealed and replaced Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, MRTP बोलते थे उसको, अंडरलाइन करोगे कि कंपटीशन एक्ट ने कौन सी एक्ट को रिप्लेस किया है, MRTP, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. This act provides protection to consumers in case of practices adopted by business firms which hamper competition in market. अब होता क्या है बच्चों, समझ लो इंडिया में जियो आने के पहले, रिलायंस जियो आने के पहले कितने लोगों को याद है कि वो कितने रुपए का बैलेंस जलाते थे? आप में से किसको याद है? जियो के पहले यस सर, 1 GB 500 रुपीज समथिंग कुछ था। मेरे को ऐसा ध्यान है, मेरा सबसे सस्ता नेटवर्क था मेरा उस टाइम पे टाटा डोकोमो। मेरे को 1 GB 250 रुपए महीने का पड़ता था। टाटा डोकोमो वो सबसे सस्ता नेटवर्क था, 1 GB का मैं 250 रुपए देता था, राइट। 250 रुपए जस्ट फॉर 1 GB, और अब मैं ऑन एन एवरेज 200 रुपए महीना दे रहा हूं, या समझ लो 250 रुपए महीने का दे रहा हूं, उससे मुझे कितना मिल रहा है, 2 GB पर डे। कितना? 2 GB पर डे, और पहले 1 GB मुझे पूरा महीना चलाना पड़ता था। याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं है? यस सर। मैं जियो का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं आपको, पहले क्या था, प्री जियो एरा में, जियो के आने के पहले आपके 4 या 5 मोबाइल नेटवर्क से हार्डली, वो मोबाइल नेटवर्क्स मिलके सांठगांठ करते थे कि अपने को भला ही कितना ही सस्ता क्यों नहीं पड़ रहा हो, अपने को कंज्यूमर को इससे सस्ता डेटा देना नहीं है, इससे सस्ता डेटा अपने को देना नहीं है। तो वो लोग जान के अपने को, वो लोग ने आपस में सांठगांठ बना ली और डिसाइड कर लिया कि इससे सस्ता जब अपन बेचेंगे ही नहीं तो कंज्यूमर को खरीदना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हो? अगर इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने वाले 5 ही लोग हैं और 5 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अपने को इससे नीचे में सर्विस देनी नहीं है, तो आपको तो मजबूरन महंगे में खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? हाँ ना बोलो। यस सर, एग्जैक्टली। फिर जियो आया, जियो ने इतना सस्ता कर दिया डेटा, तो इनके कंज्यूमर सबके जाने लग गए, सब लोगों ने अपने जियो एक अल्टरनेटिव जियो नंबर लेना चालू कर दिया और डेटा रिचार्ज जियो में कराना चालू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब कंपनियों ने अब रेट्स अपने गिरा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले भी गिरा सकते थे लेकिन गिराया नहीं। क्यों नहीं गिराया? क्योंकि उन्होंने हेल्दी कंपटीशन नहीं करी, उन लोगों ने एक तरीके से मोनोपोली टाइप क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे कंज्यूमर को जबरदस्ती ओवरचार्ज किया गया, ठीक है। तो जियो के आने से क्या, ये सारा गड़बड़ हो गया। तो कंपटीशन एक्ट भी क्या करता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो एक बिजनेस को हैम्पर करती है, जो एक हेल्दी कंपटीशन को हैम्पर करती है, और जो कंज्यूमर्स को ओवरचार्ज करने के पीछे बनाई गई है, जिसके पीछे का बैकग्राउंड सही नहीं है, ऐसे प्रैक्टिसेस को वो एक्ट क्या करती है, रिपील कर देती है, या ऐसे चीजों से नुकसान जिन कंज्यूमर्स को होता है उन कंज्यूमर्स के लिए ये एक्ट में एक लिस्ट है बेनिफिट्स की या डैमेजेस क्लेम करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS मार्क। कितने लोगों को पता है BIS मार्क क्या होता है? कौन बताएगा? दीक्षा सर यस है ना? हाँ, BS है मार्क सर इट इंडिकेट्स क्वालिटी ना, इट इंडिकेट्स क्वालिटी। अगर कोई प्रोडक्ट पे ISI मार्क है तो वो प्रोडक्ट क्या, आप वो प्रोडक्ट देख के इस चीज को लेके सेटिस्फाई हो सकते हो कि उस चीज में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में जो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पे खड़ा होता है, वो सारी क्वालिटीज चेक्स के थ्रू ये प्रोडक्ट पास हो चुका है। अंडरस्टूड?
समझ रहा है? लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट, कभी भी लेक्चर खत्म हो सकता है। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, यस sir. सर। दिस अपन ने लीगल प्रोटेक्शन खत्म किया है। कल अपन लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी लेक्चर खत्म हो